तो आज का टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं कवर करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है एंड साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया, क्या क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में किसका इंपॉर्टेंस होता है, वो वाला पॉइंट डिस्कस करूँगी। और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो होती कहाँ है, एक्चुअल में होती कहाँ है, वो बताऊँगी। और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वहाँ तक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स with the help of light we synthesize food, not we plant synthesize the food। तो फोटोसिंथेसिस। और इन हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेनली हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में फर्स्टली सर ने क्या बताया है कि सनलाइट है। सनलाइट किस पे पड़ी? एक ट्री पर पड़ी। तो वो ट्री ने क्या बनाया? ट्री कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। तो वो क्या बनाता है? फूड बनाता है। उस फूड को एक हर्बीवोरस खाता है। तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड। फिर हर्बीवोरस को कौन खाते हैं? कार्निवोरस। तो कार्निवोरस जो है इनडायरेक्टली जो है डिपेंड कर रहा है प्लांट्स के ऊपर। फिर हमारे आते हैं सैप्रोफिटिक, वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स के ही ऊपर डिपेंड है। तो यानी कि हमें इससे ये मालूम चलता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास वो सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड। फिर बात की थी कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 लेते हैं, 6 CO2 लेते हैं, 12 H2O लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। C6H12 और 6 ऑक्सीजन निकलते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो ये है हमारी इक्वेशन। ये ऑक्सीजन है, ये इवॉल्व कर रहा है प्लांट एज अ बाई प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं उसे, हम और एनिमल्स भी। और जो ग्लूकोज है वो क्या है? फूड है। किसके लिए फूड है? प्लांट के लिए फूड है। उसको वो तोड़कर क्या करने वाला है? एनर्जी बनाने वाला है। फिर यही है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन। फिर बात की गई है फीचर्स क्या हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला फीचर्स ये है कि ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों हैं। इसमें क्या होती है? लाइट एनर्जी को ट्रैप की जाती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे। तो उसके थ्रू जो हमें ATP मिल रही है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू डिराइव द एनर्जी फॉर आवर सेल्फ, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? डिराइव करते हैं एनर्जीज को, जैसे ATP NADPH हो गया, ताकि वो आगे के प्रोसेस को, जैसे कि ATP NADPH बनाएंगे तो वो डार्क रिएक्शन में काम आता है ना। तो ये हुआ पहला कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। दूसरा था, ये पहला बताया था फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है। फिर तीसरा प्रोसेस ये है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है? क्योंकि ये H2O को जब वो तोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल तोड़ता है, और वाटर मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। और देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, H2O हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एंड देन CO2 से क्या बनता है? हमारा जो CO2 है वो रिड्यूस होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस कैसे हुआ? क्योंकि देखो CO2 एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर आता है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो जुड़ते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इट मीन्स ये एक रिडक्शन प्रोसेस ही है। फिर ये क्या करता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। CO2 लिया, वाटर लिया, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, और उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स उसने किस में कन्वर्ट किया? उसको किस में कन्वर्ट किया? ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक क्या है? हमारा जो ग्लूकोज है कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फिर इसमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ चीज़
मिल रही है और दो चीज़ें मिल रही हैं, वो मिल के कोई चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ टूट नहीं रही है, यहाँ पे मिल रही है एंड देन दे आर फॉर्मिंग द ग्लूकोज। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, लाइट एनर्जी देनी पड़ती है एंड देन हमें उसका प्रोडक्ट मिलता है। जब हम लाइट एनर्जी देते हैं तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है एंड वी गेट द प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे साइंटिस्ट एंड उनकी डिस्कवरीज के बारे में। सबसे पहला था कि वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक प्लांट लिया, ठीक है, एक प्लांट के पत्ते को उन्होंने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। ब्लैक पेपर मतलब कवर कर दिया, समझ लो कवर कर दिया, और एक लीफ को ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो लीफ एक्सपोज था सनलाइट के थ्रू, वहाँ पर जो है स्टार्च जो है फॉर्म हुई और वहाँ पे स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन जहाँ पर उन्होंने कवर कर दिया था वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो इट मीन्स जहाँ ग्रीन पार्ट्स जहाँ पर हैं वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और दूसरा, लाइट इम्पॉर्टेंट है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक पत्ता लिया प्लांट का और उसका आधा पत्ता जो है कंटेनर में डाल दिया और उस कंटेनर के अंदर उन्होंने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, CO2 को पूरा खींच लेता है। तो जितना पार्ट उस कंटेनर के अंदर था तो उसने CO2 सारा खींच लिया था। तो वो जब CO2 रहेगा ही नहीं तो वो रिड्यूस नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा। जो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो वो स्टार्च में स्टोर नहीं होगा। तो क्या हुआ कि स्टार्च बना नहीं, स्टार्च में स्टोर नहीं हुआ, तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव दिया। तो इससे हमें कंक्लूजन ये पता चलता है कि CO2 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आए थे हमारे साइंटिस्ट, उनका नाम था प्रिस्टेले। प्रिस्टेले जो आए थे उन्होंने क्या किया था, वो आए थे 70 में और उन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था। 74 में उन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, एक बेल जार लिया, उसके अंदर एक चूहे को रखा, ठीक है। चूहा जो है जो भी बेल जार के अंदर इनिशियली जो ऑक्सीजन थे उसने लिया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, बट आफ्टर सम टाइम वो मर गया। क्यों मर गया भाई, सिंपल, वो मर गया इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वो जो ऑक्सीजन है वो यूज़ कर ले रहा था। दैट्स वाई जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो वो मर गया। फिर उन्होंने क्या लिया, एक कैंडल लिया, उस बेल जार में रखा। फिर वो कैंडल भी थोड़ी देर बाद बर्न आउट हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा मिंट प्लांट उस बेल जार के अंदर रखा और उस चूहे को भी रखा और उस कैंडल को भी रखा। तो उन्होंने पाया कि भाई जब हम प्लांट को अंदर रख दे रहे हैं तो वो मर नहीं रहे हैं और कैंडल बुझ भी नहीं रहा है। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो कैंडल है, जो मिंट प्लांट है, वो रिस्टोर करता है एयर को, क्वालिटी को, जो किसके द्वारा डिप्लीट किया जाता है, कैंडल और माइस के द्वारा, यानी चूहे के द्वारा डिप्लीट कर रहा था। वो एयर क्वालिटी को कौन कर रहा है, रिस्टोर, प्लांट रिस्टोर कर दे रहा है। फिर आए थे हमारे साइंटिस्ट, उनका नाम था वॉन सच। उन्होंने बताया कि जो हमारा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और जो हमारा क्लोरोफिल है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर आए थे इंजन हाउस। अभी तक हमने तीन डिस्कवर एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिया है। सबसे पहले वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, फिर हमने पढ़ा था मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट एंड देन प्रिस्टेलिस एक्सपेरिमेंट। अभी हमने पढ़ा वॉन सच एक्सपेरिमेंट। अब है हमारा इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने वाटर प्लांट बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, हाइड्रेला लिया जो कि पानी में ग्रो करता है प्लांट, ठीक है। उन्होंने ऐसी जगह एक प्लांट को रखा जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं था, डार्क एरिया में रख दिया, और एक को जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा था। तो जहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा था वहाँ पे देखने को मिला कि बबल्स फॉर्म हो रही है। वो बबल्स क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई वो बबल फॉर्म हो रही है। और जहाँ पर उन्होंने डार्क में जिस प्लांट को रखा था वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा था, तो कोई भी बबल फॉर्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सीजन जो है वही बबल फॉर्म कर रहा है, एंड वी विल ओनली सीन इन द लाइट,
एंड फोटोसिंथेसिस ओनली सीन इन द लाइट, फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट में देखी जा सकती है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है और इंक्रीज करता है एयर की क्वालिटी को इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट में एयर की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ये लाइन है एनसीईआरटीज़ की। फिर आए हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, उनका नाम था एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट कौन सा वाला किया था? प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, फिर उन्होंने ग्रीन एल्गी ली। कौन सी एल्गी ली? ग्रीन एल्गी, और क्लेडोफोरा, उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लेडोफोरा, ठीक है। वो क्लेडोफोरा लिया और उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया। जब प्रिज्म से वाइट लाइट को पास किया तो वाइट लाइट जब पास होती है तो क्या फॉर्म करती है? विबग्योर फॉर्म करती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर, विबग्योर फॉर्म होता है। तो उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं कहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लें, एनाबिना ले लें, एजोटोबैक्टर जो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये कहाँ ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? ये ब्लू और रेड रीजन में ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। इट मीन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। दैट्स वाई रेड और ब्लू एरिया में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका? CO2 का एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। एक्शन स्पेक्ट्रम यानी प्लांट ज़्यादा एक्टिव रहता है वहाँ पर और ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बनाता है। और इन्होंने ही सबसे पहले एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी दिया था, ठीक है। फिर आए थे हमारे एक्सपेरिमेंट, वॉन नील एक्सपेरिमेंट। इन्होंने वो वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है ना जो इवॉल्व हो रहा है वो वाटर से आ रहा है। और इन्होंने ये चीज़ बताए थे, ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था। इन्होंने ये भी बताया जो रिडक्शन प्रोसेस होती है, CO2 का रिडक्शन होता है, देन वी गेट द कार्बोहाइड्रेट्स, इट मीन्स ग्लूकोज, टू रिड्यूस CO2, लाइन पढ़ दे रही हूँ, टू रिड्यूस CO2 हाइड्रोजन फ्रॉम अ सूटेबल, ये NCERT लाइन है, पता है मुझे, ये NCERT की लाइन नोट्स में लिखवाई है और NCERT में भी पढ़ी है मैंने। टू रिड्यूस CO2 को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन आ रहा है और वो CO2 में ऐड हो रहा है और CO2 रिड्यूस हो रहा है और वो बना रहा है ग्लूकोज। ये NCERT की लाइन है, प्रॉपर NCERT की लाइन है। फिर उन्होंने यही प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में समझाया और उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा पानी है वो जो है कहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है भाई साहब, पानी से आ रहा है। वो CO2 का ऑक्सीजन नहीं है, वो है पानी का ऑक्सीजन। फिर उन्होंने ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे भी ये प्रोसेस किया। तो यहाँ पे ना CO2 तो रहता है लेकिन H2O नहीं रहता है, यहाँ पे H2S प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे जो है सल्फर इवॉल्व होता है और ये सल्फर आ कहाँ से रहा है? H2S से ही आ रहा है। और इन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए रेडियो आइसोटोप्स का भी यूज़ किया था और O18 ऑक्सीजन 18 यूज़ किया था, याद रखना, ऑक्सीजन 18 को यूज़ किया था। तो ये थे हमारे सारे साइंटिस्ट। तो सबसे पहले बता कौन आए थे? सबसे पहले आए थे हमारे वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आफ्टर मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आफ्टर प्रिस्टेले। फिर वॉनसच आए थे, वॉनसच के बाद इंजन हाउस आए थे, इंजन हाउस के बाद एंगलमैन आए थे, यस ये आए थे, एंगलमैन आए थे। और एंगलमैन के बाद कौन आए थे? वॉन नील आए थे, जिन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? पानी से। और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर भी उन्होंने डिस्कवरी की थी कि उनका जो सल्फर जो इवॉल्व हो रहा है वो H2S से आ रहा है। और इन्होंने रेडियो आइसोटोप्स के ऊपर भी वर्क किया था एंड उन्होंने ऑक्सीजन 18 को यूज़ किया था। ये बात हो गई हमारे सारे डिस्कवरीज की। अब बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी ग्रीन पार्ट्स है वहीं पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा।
अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द मीजोफिल सेल्स। समझ लो कि ये मीजोफिल सेल्स है, तो ये मीजोफिल्स की सेल्स की बाउंड्री समझ लो ये पूरा, ये जो मेरा पाम है ये क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। तो मीजोफिल सेल्स के बाउंड्री पे ही ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, अपने आप को ऐसे अलाइन कर देते हैं कि इनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट पड़े। समझ लो कि अलाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा। तो ये ना परपेंडिकुलर अलाइन नहीं होते हैं, ये जो होते हैं ऐसे लेटे हुए रहते हैं, परपेंडिकुलर नहीं रहते, ये पैरेलली अरेंज रहते हैं ताकि इनके ऊपर ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़े एंड दे गेट proper light so they can convert it into chemical energy, then they convert H2O and CO2 into glucose and release oxygen। ठीक है, अब हम एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी हमने पढ़ा था, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, उस स्ट्रोमा के अंदर सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहे होते हैं। फिर हमारा होता है थैलेकॉइड्स, ये थैलेकॉइड्स स्टॉक ये सिक्के जैसे होते हैं और ये एक के ऊपर स्टॉक बनाते हैं, फिर उसको हम मिला के क्या कहते हैं, ग्रैना कहते हैं। और डिफरेंट ग्रैना जो है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये दोनों जो ग्रैना है इनको एक लाइन कनेक्ट करती है, उसको कहते हैं हम स्ट्रोमल लैमेली। और ये जो हमारे पिगमेंट्स हैं, कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इसी थैलेकॉइड के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, और यहीं पर हमारी लाइट रिएक्शन होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, हमारी स्ट्रोमा के अंदर होती है। अब यही हाँ, और ये एक और बात है कि थैलेकॉइड है, तो थैलेकॉइड के अंदर वाले स्पेस को क्या कहेंगे, थैलेकॉइड ल्यूमेनी कहेंगे, यही बात है। अब बात करते हैं, एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर लाइट पड़ी तो वो क्या करेगा, लाइट रिएक्शन करेगा और डार्क रिएक्शन करेगा। तो लाइट रिएक्शन में हो क्या रहा है भाई, पहली बात तो लाइट रिएक्शन जो है लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। वाह वाह, क्या बात बताई है, ये तो पता ही नहीं था हमें। लाइट रिएक्शन जो है लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ये होती कहाँ पर है, ग्रैना में। अगर कोई थैलेकॉइड भी बोले तो कोई गलत बात नहीं है, ग्रैना में होती है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं लाइट को। और ये पिगमेंट्स मैंने बताया था कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे ही ये पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं लाइट पे, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, ATP, NADPH और ऑक्सीजन इनका प्रोडक्ट होता है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड है लाइट पर। ये जो है फोटो सिस्टम पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, थैलेकॉइड में प्रेजेंट रहता है, और ये लाइट रिएक्शन ग्रैना में हो रही होती है। इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन होते हैं। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले NCERT ने कहा है कि डार्क रिएक्शंस सुन के ये मत सोचना कि भाई ये रात में ही हो रहे होंगे, ये एक मिसनोमर है, यानी गलत नाम है, मतलब नाम डिपेक्ट नहीं कर रहा कि ये सिर्फ रात में ही होता होगा, ऐसा नहीं है। ये जो है लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे लाइट पर डायरेक्टली नहीं डिपेंड कर रहे हैं, ये जो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रही है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जब तक इन्हें ATP और NADP दो ना तो ये रिएक्शन ना स्टार्ट करें, समझे, इसीलिए डिपेंड करते हैं लाइट रिएक्शन पे। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये इनके प्रोडक्ट होते हैं, क्या करते हैं, ये CO2 लेते हैं, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ग्लूकोज इनका प्रोडक्ट हो गया। ये बेसिकली रिडक्शन कर रहे हैं, इनका नाम मिसनोमर है, ये मैंने बता चुका है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द डार्क बट दीज रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ये भी बता दिया है। और वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं जिन पर ये डिपेंड करता है, ATP और NADPH पर। अब एक और पॉइंट, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने बता चुका है। रेड और ब्लू एरिया में ही एक्शन स्पेक्ट्रम भी होता है ज़्यादा, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी वहीं ज़्यादा होता है। फिर अब बात करते हैं, ये ना NCERT से ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, और जब ये पढ़ना ना एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो भाई
ग्राफ अच्छे से पढ़ना, उसमें ना बस पूछ लेते हैं कि रेड लाइट का जो है रेंज कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे उस सेगमेंट के गलत हुए एक्शन स्पेक्ट्रम के, जस्ट बिकॉज मैंने ग्राफ अच्छे से देखा नहीं था, रेंज को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो वो अच्छे से कर लेना। अब पिगमेंट ऑफ लीफ की हम बात करने वाले हैं। तो पिगमेंट जो लीफ है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है उसका क्या कलर होता होगा, ये सब हम किसके थ्रू मालूम कर सकते हैं, उसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। किसके थ्रू? पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सिंपली क्या करते हैं कि एक हमने पेपर लिया, ठीक है, फिर उसको जेल में डाल दिया, जो भी पानी में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पिगमेंट लगा दिया। अब जैसे ही पिगमेंट डालेंगे ना तो ये ना ऊपर 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 जाने लगती है। तो सबसे पहले आता है BAXC, बैक्सी, बी फॉर क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलोइश ग्रीन, ओके। फिर आता है क्लोरोफिल ए जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। फिर आता है जेंथोफिल जिसका कलर होता है येलो। एंड आफ्टर दैट कैरोटेनॉइड आता है जिसका कलर होता है येलो एंड ऑरेंज। अब इनका ये कलर हो गया। जो सबसे पहले ऊपर चढ़ जा रहा है ना कैरोटेनॉइड, वो सबसे लाइट वेट होता है, दैट्स वाई वो फटाक से ऊपर चढ़ जाता है। जो धीरे 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 ऊपर चढ़ता है उसका हैवी वेट होता है। अगर पूछ ले ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उनका वेट का सीक्वेंस करो, वेट में अरेंज करो, तो किसका ज़्यादा होगा? क्लोरोफिल बी का, आफ्टर दैट ए का, सबसे ज़्यादा बी का, फिर उसका उससे कम कौन का होगा? ए का, फिर उससे कम कौन का? जेंथोफिल का, और कैरोटेनॉइड सबसे कम होता है, ठीक है। अब बस एक और चीज़ बात करते हूँ, फिर देन साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में। फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या होते हैं? दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS1 और दूसरा होता है हमारे पास PS2। पहला कौन सा सिस्टम है? PS1 PS2, और इनका नाम PS1 PS2 इसीलिए रख दिया है क्योंकि PS1 पहले डिस्कवर हुआ और PS2 बाद में डिस्कवर हुआ, दैट्स वाई इनका नाम PS1 PS2 ही रख दिया गया है सिंपली। अब जो है PS2 पार्टिसिपेट बिफोर PS1 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यस, ये तो मुझे बात पता है और आपको भी पता चल जाएगी आगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ना सबसे पहले जो है PS2 ही पार्टिसिपेट करता है, आफ्टर दैट PS1 आता है। अब बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम के बारे में, PS1 के बारे में बात करते हैं। PS1 में एक होता है रिएक्शन सेंटर, वो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, और ये कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं? 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ की लाइट आएंगे उनको वो एब्जॉर्ब करेगा और अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करेगा। और इसमें जो है नॉन एसेंशियल्स या एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उनको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीना मॉलिक्यूल्स, इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स और पिगमेंट्स आते हैं, ये भी NCERT की लाइन है। अब बात करते हैं PS2 में। PS2 में रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें होता है क्लोरोफिल ए, वो 680 नैनोमीटर्स पे एक्टिवेट होता है, और जो है इसमें भी हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और आखिरी बात, उसके बाद जो लाइट रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा पानी पी के आऊँगी क्योंकि गला दुख रहा है मेरा, सर्दी हुई है मुझे, हुई नहीं है, आज डे 1 है, कल परसों में पक्का वो आ जाएगी क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि वो आने वाली है। अब बात करते हैं वाई एसेसरी पिगमेंट्स आर नीडेड। वाई एसेसरी पिगमेंट्स आर नीडेड? एसेसरी पिगमेंट्स इसीलिए नीडेड रहते हैं ताकि सारे टाइप्स के वेवलेंथ जो हैं हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सकें और उनको यूज़ करके ग्लूकोज बना सके, ऑक्सीजन को इवॉल्व करवा सके हमने प्लांट्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ज़रूरी होता है ताकि हम डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरा रीज़न ये है कि जो रिएक्शन सेंटर है उस वो ना, अगर सोचो बहुत तेज़ लाइट आ गई
और डायरेक्ट वो तेज़ लाइट रिएक्शन सेंटर पे ही पड़ गई, तो वो तो डायरेक्टली क्लोरोफिल ए को ही डैमेज कर देगा, और वो क्लोरोफिल ए को डैमेज कर देगा तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा नहीं। और जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा ही नहीं तो एटीपी बनेगा ही नहीं। एटीपी नहीं बनेगा तो एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा, एनएडीपीएच नहीं बनेगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा, तो फिर हमारा CO2 जो है ग्लूकोज में भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसफ़र क्या कह रही हूँ, रिड्यूस नहीं होगा, CO2 ग्लूकोज में रिड्यूस नहीं होगा। तो फोटो ऑक्सीडेशन ना हो सके, डैमेज ना वो करें हमारे रिएक्शन सेंटर को, दैट्स वाई वी हैव द पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और उनका दूसरा नाम क्या है, उनका दूसरा नाम है एंटीना मॉलिक्यूल्स। यस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड कीमोऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक और लेक्चर, उसमें मैं बात करूँगी C3 एंड C4 प्लांट्स के बारे में, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, बस इतना बात करूँगी। और एक और लेक्चर फॉर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए राधे राधे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। राधे राधे। लेक्चर नंबर 2 में स्वागत है आपका। अभी हम साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और कीमोऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये सारा कंटेंट है वो होने वाला है। विपिन सर के मैंने लेक्चर्स देखे हैं और नोट्स बनाए हैं, उसी को मैं समराइज़ कर रही हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने बात कर चुकी थी सारे साइंटिस्ट के बारे में, फोटो सिस्टम्स के बारे में बात कर ली थी कि फोटो सिस्टम PS1 PS2 होता है, इन सब के बारे में बात कर ली थी। PS1 कब एक्टिवेट होता है 700 पे और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे, और PS2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे एक्टिवेट होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब इसके आगे बात करनी है हमें कि लाइट रिएक्शन में स्टेप क्या क्या होते हैं और साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता कैसे है, एंड आफ्टर दैट कीमोऑस्मोसिस डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट रिएक्शन के स्टेप कितने होते हैं। लाइट रिएक्शन के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, ये जो है फर्स्ट स्टेप है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा है प्रोसेस कि वाटर का स्प्लिट होता है। तो वाटर का स्प्लिट जो है किसके प्रेजेंस में होता है, मैग्नीज के प्रेजेंट में और क्लोरीन के प्रेजेंट में होता है। याद रखना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मैग्नीज और क्लोरीन की प्रेजेंस में होता है। फिर आता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को ना, अच्छा अगर पूछूँ, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, सोचो। इसका आंसर है हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है वाटर का। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि वाटर ऐड करके किसी चीज़ को तोड़ना, वो होता है हाइड्रोलाइसिस। एंड फोटोलाइसिस ऑफ H2O हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ H2O नहीं हो रहा, यानी लाइट की मदद से हम वाटर को तोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था, सर ने ही पूछा था, तो उसमें हाइड्रोलाइसिस मैंने मार्क किया था, लेकिन नहीं, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता पानी का फोटोलाइसिस होता है। लाइट की हेल्प से पानी को तोड़ा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड दी मैग्नीज Mn एंड Cl यानी क्लोरीन के प्रेजेंस में हो रहा है। फिर है रिलीज ऑफ, जब पानी टूटेगा हमें पता है ऑक्सीजन तो इवॉल्व होगा ही, तो थर्ड स्टेप है ऑक्सीजन का इवॉल्व होना। और चौथा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द ATP NADPH। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से। सबसे पहली बात ये याद रखना है हमें कि ये Y एक्सिस है और ये जो है हमारा Z एक्सिस है। Y एक्सिस पे क्या प्रेजेंट है, Y एक्सिस पे हमारी एनर्जी शो कर रहा है और X एक्सिस पर हमारा रिडक्शनल पोटेंशियल, ऑक्सीडेटिव रिडक्शनल पोटेंशियल यहाँ पर है, कहाँ पर है, X एक्सिस में और Y एक्सिस में। और इसके बीच में हमारा जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। जब मैं यहाँ इंडिकेट करूँ तो ग्राफ को इमेजिन करके ही रखना है, ठीक है, साथ में। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हमारा PS2 प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, PS2 प्रेजेंट रहता है। PS2 के ऊपर सनलाइट पड़ती है 680 नैनोमीटर तक की। फिर आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाते हैं। अब यही पॉइंट याद रखने वाला है, ये PS2 जो है
इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है। याद रखना है, सर ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में लिखाया है कि 4 प्रोटॉन्स निकलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन फॉर्म होता है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं और हाफ ऑक्सीजन फॉर्म होता है। तो ये और ये कहाँ पर होता है? PS2। ये भी याद रखना है क्योंकि ये वाला बहुत गलती होती है कि ये जो PS2 है, और ये ध्यान भी नहीं आता ना कि एकदम लिखवाया नहीं रहता, तो हमें सोचते हैं कि भाई हर एक चीज़ तो नोट्स में ही लिखी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है ऐसा, कुछ हमें एनसीईआरटी से या फिर खुद से समझ के भी रखना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो PS2 है कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। क्यों? ताकि प्रोटॉन्स का, आगे बताऊंगी क्यों, ठीक है। याद रखना PS2 कहाँ प्रेजेंट रहता है? इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। फिर आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो होता है प्लास्टोक्विनोल। और ये प्लास्टोक्विनोल कहाँ प्रेजेंट रहता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में प्रेजेंट रहता है। फिर इससे प्लास्टोक्विनोल से एक्साइट होकर वो साइटोक्रोम B6 में जाता है। आफ्टर दैट साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। जब प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स जाता है फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन के बाद जाने के बाद हो जाता है PS1 पे। अब PS1 पे जैसे ही 700 नैनोमीटर तक की लाइट पड़ती है तो PS1 भी एक्साइट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाता है, और रिलीज करते ही वो फेरोडॉक्सिन पे जाते हैं। फिर फेरोडॉक्सिन क्या करते हैं? ये फेरोडॉक्सिन क्या करते हैं? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस के पास जाता है, यानी फेरोडॉक्सिन से NADP रिडक्टेस पे गया, एंजाइम NADP के पास गया। तो यहाँ पे क्या होती है? हमारा NADP जो है NADPH में फॉर्म होता है। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा PS2 से PS1 में ट्रांसफ़र होता है तब ATP का फॉर्मेशन होता है। और पर्टिकुलरली कौन से स्टेप पे? जब वो प्लास्टोक्विनोल से साइटोक्रोम B6 पे जाता है ना, तो साइटोक्रोम B6 जो है ATP का फॉर्मेशन करवाती है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। और ये जो हमारा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज है ना, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये ऑन द स्ट्रोमल साइड प्रेजेंट रहता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट याद रखने वाली है। अब यहाँ पे हमने देखा कि PS2 पे क्या हो रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। तो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है तो प्रोटॉन्स भी निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। तो प्रोटॉन्स जो इवॉल्व हो रहे हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं कहाँ? हमारे थैलेकॉइड के ल्यूमन में एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों है? क्योंकि PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला लेकिन वापस नहीं आ रहा PS2 पे, वो तो मस्त अपना PS1 पे जा रहा है, फिर फेरोडॉक्सिन पे जाने के बाद फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज पे, और वहाँ से जाके वो मस्त NADPH बना दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आता, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक कहते हैं। फोटो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ रही है तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहे हैं। और इसको जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहा गया है? नॉन साइक्लिक बता दिया क्यों कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। एक NADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करता है एंड आफ्टर दैट ATP फॉर्म करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है। नॉन साइक्लिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कम बैक टू दी PS2। और फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों? क्योंकि ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है? PS2 पे हो रही है, मैंने बता चुका है। एक और NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन कि ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसा हो रहा है? डाउन हिल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शनल पोटेंशियल स्केल। मैंने बताया था ना, ये Y एक्सिस है, ये एनर्जी को डिनोट कर रहा है, और ये X एक्सिस है, ये क्या है? रिडक्शनल पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसा होता है? डाउन हिल होता है। ठीक है, ये NCERT की लाइन है।
और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है PS2 से PS1 पे, तभी ATP फॉर्म होता है, और मैंने ये बता चुका है। और NADPH कब फॉर्म होता है? लास्ट में, एकदम लास्ट में हमारा फॉर्म होता है। अब इसको Z स्कीम भी कहते हैं। और Z स्कीम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका शेप जो है ग्राफ का, वो Z शेप पे का होता है। और किस बेसिस पे? रिडक्शनल पोटेंशियल स्केल के बेस पे रहता है। और कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं? पहले अप जा रहा है, कैसे? PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर डाउनहिल मूव करता है, फिर PS1 पे चला गया, फिर PS1 से फेराडॉक्सिन पे, तो फिर अपहिल डाउनहिल अपहिल, फिर देन डाउनहिल मूव करता है जब वो फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस के पास जाता है। ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब बात करने वाले हैं हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि सनलाइट पड़ी हमारे PS1 पे। पहले बात कर लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होती है हमारी, होती है थैलेकॉइड में, और जो नॉन साइक्लिक होती है थैलेकॉइड में, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है वो जो होती है स्ट्रोमल लेमली पे होती है। ओके, ये पॉइंट याद रखना। एंड आफ्टर दैट हाँ साइक्लिक पे आ जाते हैं। साइक्लिक पे क्या हुआ? PS1 प्रेजेंट है, 700 नैनोमीटर की लाइट आई, PS1 ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फेराडॉक्सिन के पास जाते हैं। फेराडॉक्सिन से वो प्लास्टोक्विनोल के पास जाते हैं, प्लास्टोक्विनोल से साइटोक्रोम B6 पे जाते हैं। जब साइटोक्रोम B6 पे जाते हैं तो वो जो है ATP का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ही हमारा ATP का फॉर्मेशन होता है वैसे ही वो प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाते हैं, और प्लास्टोसाइनिन से वो दोबारा PS1 के पास ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो है नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है, ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन साइक्लिक में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होता है, और ना ही कोई ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ना ही हमारा वाटर का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर याद रखना, जो हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वहाँ पे NADP, फेराडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट नहीं रहते, और PS2 भी प्रेजेंट नहीं रहता, यानी कि स्ट्रोमल लेमली पे भी ये दोनों प्रेजेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता ही स्ट्रोमल लेमली पे है। अब आ जाते हैं मेरा फेवरेट पार्ट पे, कीमोऑस्मोसिस। एक बात बतानी थी, बड़ा मन कर रहा था। अभी मतलब बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन ये बताऊंगी। वैसे अभी बहुत बड़ा हादसा होने वाला था मेरे साथ। ये देखो, ये मैं जब देखूंगी तो मुझे याद आ जाएगा ये कैसे हुआ है काला काला। छोड़ो, वो बाद में बताऊंगी कभी और। ये जो है मेरा बचपन का ग्लास है, और भाई ये इतना छोटा है, मतलब कितना छोटा है, ये इतना सा है, बस इतना सा। मेरा हाथ देखो इतना है, और ये इतना सा है। अभी नहीं समझ आ रहा होगा मैं कंपेरिजन। अभी प्रेजेंट में मैं इस गिलास से पानी पीती हूँ, ठीक है, और ये मेरे फेस के बराबर है, काफ़ी बड़ा है नॉर्मल गिलास से। और ये है मेरे बचपन का गिलास। अभी बड़ा लग रहा है ना? बड़ा लग रहा है। अभी मैं बताती हूँ कितना छोटा है ये, कितना छोटा है। इससे पानी पीती थी मैं। अभी मम्मी ने अभी क्या मतलब कल परसों में मम्मी ने ये गाँव से लाया है, और बहुत कुछ भी बता रही थी। मज़ा आ रहा था सुनने में कि मेरे पास इतने छोटे छोटे फ्रॉक्स मेरी मम्मी आज तक संभाल के रखी है। मेरे भाई के भी छोटे छोटे कपड़े रखे हैं, इतने छोटे छोटे मोजे हमारे रखे हुए हैं। दादी मांग रही थी, लेकिन मम्मी ने नहीं दिया कि नहीं मैं रखूँगी अपने बच्चों का कपड़ा। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब कीमोऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं हम कीमोऑस्मोसिस के बारे में। याद रख, कीमोऑस्मोसिस, ठीक है। अब ये देखो, इमेजिन करो, ये जो है ये एक थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है। ये जो मेरी बाउंड्रीज़ हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ जो है समझ लो इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच में एरिया है वो पूरा ल्यूमन है। अब इसी के ऊपर, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। तो क्या होता है, सबसे पहले मैंने बात की थी कि जो है कीमोऑस्मोसिस में क्या क्या यूज़ होते हैं। कीमोऑस्मोसिस में थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट्स चाहिए,
और हमारे पास एटीपी सिंथेस चाहिए, एटीपी सिंथेस चाहिए, और हमारे पास प्रोटॉन पंप चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ मैंडेटरी हैं, रिक्वायरमेंट है फॉर द कीमोस्मोसिस। अब देखो, जब हमने बोला था PS2, तो मैंने PS2 के बारे में बताया था ना, इनर साइड में प्रेजेंट रहता है। क्यों इनर साइड में प्रेजेंट रहता है? क्योंकि उसको वाटर की स्प्लिटिंग करनी रहती है। वाटर की स्प्लिटिंग करनी रहती है तो प्रोटॉन्स, जब वाटर स्प्लिट करता है तो प्रोटॉन्स फॉर्म होता है, और ये जो प्रोटॉन्स फॉर्म होते हैं वो ल्यूमन साइड में ही एक्यूमुलेट होते हैं, इसीलिए वो इनर साइड में PS2 प्रेजेंट रहता है। फिर प्लास्टोक्विनोल, प्लास्टोक्विनोल जो है मैंने बताया था प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टोक्विनोल है ना, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन लेके आगे ट्रांसफर नहीं करता। जब तक इसके पास हाइड्रोजन ना आए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता। तो ये क्या करता है, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को लेता है और इलेक्ट्रॉन लेता है हमारा PS2 से, और फिर ये ट्रांसफ़र करता है साइटोक्रोम B6 पे। तो जब ये साइटोक्रोम B6 पे ट्रांसफ़र करता है तो इलेक्ट्रॉन तो इसने ट्रांसफ़र कर दिया, और ये प्रोटॉन्स को क्या करता है, ल्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। और स्ट्रोमा से ये ल्यूमन ले रहा था और अंदर उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन का ग्रेडियंट फिर से बढ़ जाता है। फिर आफ्टर दैट हम बात करते हैं, साइटोक्रोम B6 पे गया, फिर प्लास्टोसाइनिन पे जाता है, फिर PS1 पे जाता है। PS1 के बाद फेरोडॉक्सिन पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। फेरोडॉक्सिन के बाद कहाँ जाते हैं, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, स्ट्रोमल साइड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, NADPH फॉर्म करते हैं। तो ये H जो है NADP में, ये कहाँ से लेते हैं, ये स्ट्रोमा साइड से ही अपना H लेते हैं। H जब वो लेते हैं तो स्ट्रोमा साइड में फिर से हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दैट्स वाई एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ल्यूमन के अंदर फॉर्म हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इंक्रीज कर जाता है। अब यहीं पर रोल आता है हमारा ATP सिंथेस। ATP सिंथेस के 2 पार्ट होते हैं, एक CF0 होता है और CF1 होता है। CF0 जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये कैसा है, एम्बेडेड रहता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये पूरा क्या है, मेम्ब्रेन है। अब ये ATP सिंथेज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, तो ये जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में, इसको कहते हैं CF0, और यहाँ से एक बल्ज पार्ट प्रेजेंट रहता है। समझ लो ये जो है, ये बल्ज पार्ट जो है C1 है, और यहाँ पे ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरी उंगली ये है CF0, और ये जो बल्ज पार्ट है ग्रीन कलर का, ये है CF1 है। तो ठीक है, ये जो CF0 है मेम्ब्रेन में कैसा रहता है, एम्बेडेड रहता है। ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। ये क्या करता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करता है। और कैसे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जब हमने सेल मेम्ब्रेन चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिफ्यूजन 3 टाइप के पढ़ रहे थे, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और जो है एक्टिव डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर प्रोटॉन्स वगैरह के ट्रांसफ़र करने रहते हैं। ये भी पैसिव, ये जो होता है इसमें क्या होता है, चैनल्स की, हमें प्रोटीन्स चैनल की ज़रूरत होती है फैसिलेटेड वाले में, है ना। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में चैनल्स की ज़रूरत होती है। तो ये वही वाला है, C0 जो है ट्रांस मेम्ब्रेन है। ये क्या, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है, ये एम्बेडेड रहता है थैलेकॉइड में, और ये क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करता है और फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। CF1 जो है, ये क्या रहता है, प्रोस्टिट्यूटेड आउटसाइड रहता है, किसके, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। और कहाँ, किस साइड प्रोस्टिट्यूटेड रहता है, नॉट टूवर्ड द ल्यूमन साइड बट टूवर्ड द स्ट्रोमल साइड में प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट ADP का ब्रेक डाउन करता है। कैसे करता है ADP का ब्रेक डाउन, ADP का ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट ADP। अब ये क्या कर रहा है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ के ATP बनाता है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी का रिलीज़ करता है। जब एनर्जी रिलीज़ होता है तो कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ ATP करने में हेल्प करता है। अब मेन 3 रीज़न मैंने बता दिया। वाटर की स्प्लिटिंग होती है PS2 पे, ल्यूमन के साइड प्रेजेंट रहता है PS2, तो हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कंसनट्रेशन बढ़ता है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है। दूसरा मैंने बताया था, NADPH जो है स्ट्रोमल साइड में प्रेजेंट रहता है, वो हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं, स्ट्रोमा से लेते हैं, तो स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम पड़ जाता है। फिर प्लास्टोक्विनोल के बारे में बताया था कि वो कैसा है, हाइड्रोजन कैरियर है। दैट्स वाई वो हाइड्रोजन कैरियर है, तो ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होते हैं हाइड्रोजन।
तो ये सारे यही है रीज़न कि हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप होते हैं और हमारा कीमोस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। ये बात हो गई कीमोस्मोसिस तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम C3 साइकिल और C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, स्वागत है लेक्चर 3 में और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं C3 प्लांट के बारे में, C4 प्लांट्स के बारे में। एंड C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चल रहता है, C4 साइकिल चलता है, वो देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के बाद हम पढ़ेंगे C3 साइकिल पढ़ेंगे, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, C4 साइकिल पढ़ेंगे और आफ्टर दैट हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। C3 कार्बन एक्सेप्टर इन C3 एंड C4 साइकिल में कौन इनका कार्बन एक्सेप्ट करता है, यानी CO2 जो ये लेके आते हैं उन्हें एक्सेप्ट कौन करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती रहती है। ये जो होता है यूनिवर्सल साइकिल है, ये C3 प्लांट्स में भी चलेगा, C4 प्लांट्स में भी चलेगा। अब C3 साइकिल जो होता है इसको C3 साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका डिस्कवरी जो है मेल्विन कैल्विन ने किया था, दैट्स वाई इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब बात करते हैं कैल्विन ने ये डिस्कवरी किसके ऊपर की थी। इन्होंने ऑब्जर्व किया था एल्गी के अंदर जब फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तब इन्होंने ये साइकिल C3 साइकिल को डिस्कवर किया और इन्होंने इस टाइम पर रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया था एंड C14 का यूज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। रेडियो आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब बात करते हैं कि है कौन ये जो इसका कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है। तो बात करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये C3 साइकिल है, तो इसका 3 कार्बन कंपाउंड का एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, उसको कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, हमारे पास प्रेजेंट रहता है RUBP। ये RUBP CO2 के साथ बाइंड करता है। RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होता है और ये जो है कीटोस ग्रुप रहता है। याद रखना, कीटोस ग्रुप रहता है। ठीक है, ये CO2 के साथ बाइंड करता है एंड ये एक 6 कार्बन का हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। एंड ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड जो होता है 2 कंपाउंड में टूट जाते हैं, जो कि होते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का एक स्टेबल कंपाउंड होता है। फिर अब बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं या फिर C4 पाथवे भी कहते हैं। बिकॉज C4 इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक 4 कार्बन का स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। एंड हैच एंड स्लैग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हैच एंड स्लैग ने ही डिस्कवर किया था C4 साइकिल। इसमें क्या रहता है, एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है, उसके साथ CO2 बाइंड करता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ CO2 बाइंड करता है, ऑक्सैलो एसिटिक बनाता है, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब ये C4 प्लांट्स होते कौन हैं, जैसे कि एग्जांपल है उनके मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम। ये जो है 3 NCERT में दिया हुआ है और तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, और C3 प्लांट्स के एग्जांपल कौन है, सारे जितने भी हैं सबके अंदर C3 साइकिल होता ही होता है। तो वो होते हैं हमारे C3 प्लांट्स होते हैं। और C4 प्लांट्स के 3 एग्जांपल जो NCERT ने दिया है, एक है हमारा मेज, शुगर केन, सॉर्गम। अब हम कैल्विन साइकिल के बारे में बात करेंगे। कैल्विन साइकिल जो होता है 3 स्टेप पे रहता है। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कैसे होता है, RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड कीटोस ग्रुप, इससे आके जुड़ता है CO2 किसके हेल्प से जुड़ता है, ये जुड़ता है रुबिस्को के हेल्प से। RUBP कार्बोक्सिलेज की हेल्प से ये जुड़ता है। ये जब जुड़ता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है और ये 6 कार्बन का हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है। ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड फिर क्या होता है, टूट जाता है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब प्रोसेस होता है हमारा
रिडक्शन यानी CO2 का कन्वर्जन इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है ट्राईफॉस्फेट में। यहाँ पर जब रिडक्शन होता है तो 2 ATP 2 NADPH यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो ट्राईफॉस्फेट है उससे हमारा ग्लूकोज बन सकता है, स्टार्च बन सकता है, सुक्रोज बन सकता है। फिर ये जो ट्राईफॉस्फेट बना है, ठीक है। अब ये क्या करता है, CO2 का फिक्सेशन करा दिया उसने। रीजनरेशन में क्या हो जाता है, फिक्सेशन होता है CO2 का, और फिर ये ट्राईफॉस्फेट चला जाता है फॉर रीजनरेशन, रुबिस्को का रीजनरेशन करवाने के लिए वापस चला जाता है। अब ये जो है सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेप है। इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होता है। फिर आता है रिडक्शन जो होता है CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोक्सिलेज में, और रिडक्शन में जो है 2 ATP 2 NADPH यूज़ होते हैं। फिर आता है हमारा रीजनरेशन में भी 1 ATP यूज़ होता है, यानी एक CO2 का फिक्सेशन कराने के लिए हमें 3 ATP और 2 NADPH का यूज़ होता है, ठीक है। और एक साइकिल में एक CO2 का ही फिक्सेशन होता है, यानी अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो 6 साइकिल केल्विन के, पूरे 6 साइकिल हमें केल्विन के चलाने पड़ेंगे, तब जाके एक ग्लूकोज बन पाएगा। और इसके लिए कितने ATP चाहिए होंगे, 18 ATP चाहिए होंगे, और NADPH कितने चाहिए होंगे, 12, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। ये बात हमारी खत्म होती है किसके बारे में, केल्विन साइकिल के बारे में। अब बात करेंगे हम रुबिस्को एंजाइम के बारे में। रुबिस्को एंजाइम जो है मोस्ट अबंडेंट इन द बायोस्फीयर है। क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, बायोस्फीयर में पाया जाता है। ये प्लांट्स में हो रहा है, प्लांट्स क्या है, खुद ही एक बायोमास है, इतना ज़्यादा बायोमास है हमारा प्लांट्स के अंदर। दैट्स वाई रुबिस्को का भी बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर में हाईली अबंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये CO2 के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं और ऑक्सीजन के साथ भी एसोसिएटेड रहते हैं। दैट्स वाई भी इनका अबंडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं तो कैसे, देखो कैसे ये बाइंड करते हैं हमारे CO2 के साथ और ऑक्सीजन के साथ। और CO2 और ऑक्सीजन का मात्रा सेम है ना, तो वो जो है CO2 के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि उसकी एफिनिटी CO2 के साथ ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब CO2 का कंसंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। और अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो CO2 के साथ ही बाइंड करेगा। अब बात करते हैं C2 पाथवे या फिर फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रोसेस होता है, ऐसा माने तो हम, क्योंकि भाई इसमें एनर्जी भी लॉस हो रही है, इसमें CO2 भी रिलीज़ हो जा रहा है, और ना ही हमें कोई ग्लूकोज मिल रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स वाई इसे कहते हैं कि भाई ये वेस्ट ही है। मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे समझ आ जाए कि भाई कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। दैट्स वाई इसमें क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लॉस भाई भरपूर लॉस हो रहा है। ATP भी है, ले जाओ NADPH ले जाओ, CO2 रिलीज़ हो रहा है, ले जाओ, और कुछ बन भी नहीं रहा, ना ग्लूकोज बन रहा है, ना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि RUBP जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। जब RUBP ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है वो 2 कार्बन का होता है, और ये जो है बाद में CO2 रिलीज़ करा देता है, ठीक है। तो ये जो C2 पाथवे है, फोटो रेस्पिरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर देखने को मिलता है, C3 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। C4 प्लांट्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि दे कैन स्टोर CO2। सो रुबिस्को जो है उसके पास कोई चारा नहीं रहता। RUBP है, उसके पास कोई चारा नहीं रहता, उसको बाइंड करना ही पड़ता है। किसके साथ बाइंड करना पड़ता है, CO2 के साथ बाइंड करना पड़ता है, और केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है अपने C4 प्लांट्स के अपने अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो है फोटो रेस्पिरेशन कौन कौन से प्लांट्स के अंदर होता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, उसके बाद पेरोक्सिसोम में होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं C4 प्लांट्स के बारे में।
C4 प्लांट्स के बारे में, C4 पाथवे के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो C4 पाथवे या फिर C4 प्लांट्स हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे खूब 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 टेम्परेचर हाई होगा। और ये जो होते हैं वाटर के लॉस को कम कर देते हैं, यानी कंजर्व करते हैं वाटर को। ये यूजुअली ड्राई ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाएंगे, और इनके एग्जांपल है मेज, शुगर केन, सोरगम। ठीक है, ये इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती। फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलती तो यानी प्रोडक्टिविटी हाई, बायोमास हाई, एंड लॉस क्या होगा, इनके अंदर कम होगा। लॉस क्या होगा, कम होगा। अब वाई C4 प्लांट्स आर स्पेशल प्लांट्स। C4 प्लांट्स स्पेशल प्लांट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ट्रांस एनाटमी होती है। आगे चलो बताती हूँ, चलो आगे तुम बताती हूँ। ठीक है, C4 प्लांट्स स्पेशल क्यों है? देखो, C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है ना, वो जब चाहे अपना स्टोमाटा खोल देते हैं और CO2 अंदर ले लेते हैं और अपना वाटर भी लॉस कर देते हैं। ऐसा होता है हमारा किसके साथ? C3 प्लांट्स के साथ होता है, और वाटर भी लॉस हो रहा है। C3 प्लांट्स ना कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते एरिड एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर खूब हाई होगा और वाटर लॉस भी खूब हो रहा है। तो ऐसे प्लांट्स नहीं, C3 प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, और वो CO2 भी स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे कांट सर्वाइव। और उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, तो भाई और लॉस ही लॉस हो रहा है। तो C3 प्लांट्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं C4 प्लांट्स क्यों स्पेशल है। क्योंकि वो CO2 स्टोर कर सकता है। वो अपना स्टोमाटा हर वक्त ही नहीं खोल देता, और जब वो खोलता भी है ना तो बहुत थोड़ा सा CO2 लेता है। थोड़ा सा CO2 क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है आई कैन स्टोर CO2, मैं क्यों लूँ इतना ज़्यादा, मेरे काम का नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ही लूँगा। तो वो थोड़ा सा ही लेता है। ठीक है, स्टोमाटा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बार बार ओपन नहीं करता। दैट्स वाई वाटर का लॉस कम होता है। और इनके C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन भी देखने को नहीं मिलती, तो लॉस और भी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, अब मैंने पहले भी बता चुका है, दे एरिड ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ खूब टेम्परेचर हाई हो। और स्पेशल क्यों होते हैं? मैंने बताया था ना, क्रैंस एनाटमी होती है। क्रैंस एनाटमी मतलब भाई साहब, क्रैंस मतलब क्या होता है? व्रेथ मतलब क्या होता है? NCERT कहती है कि आई एम श्योर यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ क्रैंस। हाँ भाई ठीक है, हमें नहीं पता। फिर उसने लिख दिया व्रेथ। बताओ उसको कि हमें इसका भी मतलब नहीं पता है। विपिन सर सही कहते हैं, मुझे भी नहीं पता था। इसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट सेल्स। C4 प्लांट्स में डिफरेंट सेल्स का अरेंजमेंट होता है, उसी को कहते हैं क्रैंस एनाटमी। इसमें क्या होता है? वेस्कुलर बंडल जो है, बीच में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, उसके आजू बाजू बंडल शीट की मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट रहती है। ये जो होते हैं इनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहता है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि हवा घुस ही नहीं सकती। इम्परवियस टू गैशियस एक्सचेंज होते हैं, नो एंट्री ऑफ द गैसेस होता है बंडल शीट। और इसी बंडल शीट के आसपास हमारे क्यूट से मीजोफिल सेल्स रहते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स रहते हैं। इसी के आसपास जो है हमारे मीजोफिल सेल्स रहते हैं। अब बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल्स में क्या होता है? मीजोफिल सेल्स है, मीजोफिल सेल्स के नीचे बंडल शीट सेल्स है, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है? जो हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है उसके साथ CO2 बाइंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पेपकेस। ये बाइंड किया एंड इसने बना लिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो बंडल शीट में चला जाए, तो साला फिर वो बनाता है मैलिक एसिड। तो वो ऑक्सैलिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। याद रखना भाई, मीजोफिल सेल्स में ही हो रहा है ये सब काम। पूछ सकता है क्योंकि NCERT में लिखा है कि कन्वर्जन कहाँ होता है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट कहाँ होता है? मीजोफिल सेल्स में होता है। फिर वो जब मीजोफिल सेल्स में मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बंडल शीट में जाता है। 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ये 4 कार्बन का कंपाउंड डी कार्बोक्सिलेशन करता है और ये जो है 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। अब जब ये डी कार्बोक्सिलेशन करेगा तो ये जो CO2 निकला है वो कहीं तो जाके जुड़ेगा ना।
तो ये चला जाता है केल्विन साइकिल के अंदर, क्योंकि केल्विन साइकिल यूनिवर्सल है, C3 प्लांट्स में भी हो रहा है, वो C4 प्लांट्स में भी हो रहा है। तो बंडल शीट सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल हो रहा है। तो यानी कि रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और आफ्टर दैट जब ये 3 कार्बन का कंपाउंड जो बन जाता है ना, वो रीजनरेशन के लिए चला जाता है। रीजनरेशन के लिए जाता है तो गरीब को चाहिए रहता है 2 ATP। हाँ, जब वो रीजनरेशन के लिए जाता है ना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो भाई ऐसे थोड़ी ना कोई काम करेगा, थोड़ा एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। अगर आप छोटे भाई बहन से भी काम कराओ तो वो अपना कमीशन तो खाते ही हैं, तो ये तो फिर भी प्लांट्स है, तो उन्हें भी 2 ATP की ज़रूरत होती है फॉर देयर रीजनरेशन। तो C4 साइकिल में टोटल हम करते हैं कितने ATP कितने NADPH यूज़ हो रहा है। तो C4 साइकिल के अंदर केल्विन साइकिल भी चल रहा है। तो केल्विन साइकिल में हमें 3 ATP की ज़रूरत पड़ती थी, 2 NADPH की ज़रूरत पड़ती थी, और अब रीजनरेशन भी करवाना है क्योंकि ये C4 साइकिल है, तो 2 ATP की और ज़रूरत पड़ती है। तो टोटल 5 ATP की ज़रूरत पड़ती है, 5 ATP की ज़रूरत पड़ती है, और 2 हमारे NADPH की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर C4 साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है भाई, अगर तुझे पता चल जाए कि भाई, मतलब समझ लो कि भाई तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है या फिर कोई चीज़ मुझे कैसे दुखी करती है, और तुम मुझे भाई दुखी करना चाहते हो, ठीक है, तो भाई तुम्हें पता है ना ये चीज़ों से ये दुखी होती है, तो तुम भाई वही चीज़ लेके आओगे ना मेरे सामने कि मैं गुस्सा हो जाऊँ, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हमें पता रहते हैं कि इससे इनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह हाई हो जाएगी, तो हम उसी चीज़ के अमाउंट को बढ़ाते या घटाते हैं ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, अब आते हैं 2 टाइप के फैक्टर्स। पहला होता है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसमें आते हैं हमारे जेनेटिक प्री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। जैसे अगर किसी की जेनेटिक्स खूब बढ़िया है, किसी पेड़ की जेनेटिक्स खूब बढ़िया है, जैसे मेरे बालों की जेनेटिक्स, छोड़ो नहीं बोलूँगी, तो जैसे कि हाँ, जेनेटिक्स किसी की बहुत बढ़िया है तो भाई वो पेड़ है खूब बड़ा घना, इतना बड़ा बड़ा बहुत, उसके पास उसने ब्रांचेस उगाए हुए हैं इतने ढेर सारे, खूब बढ़िया ऐसे चिल कर रहा है, सन बाथ ले रहा है, पूरी सनलाइट अपने ऊपर ही गिरा रहा है, ठीक है, तो उसका जेनेटिक प्री डिस्ट्रीब्यूशन खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया एकदम मस्त। और उसी पेड़ के नीचे एक गरीब छोटा सा पेड़, उसका जेनेटिक प्री डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, बेचारा छोटा सा ही पेड़ लगा के उस पेड़ के नीचे उगा है, उसको सनलाइट ही नहीं मिल रही है, बेचारा बड़ा ही नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या होता है, जेनेटिक प्री डिस्ट्रीब्यूशन। ये होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं जेनेटिक प्री डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट नंबर, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सारे आते हैं। और इंटरनल CO2 का कंसनट्रेशन भी यहाँ हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन कैसे, भाई अभी तो बोल रहा था C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स में क्या था, CO2 का कंसनट्रेशन अंदर नहीं था, दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्मिंग द फोटो रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। एंड क्या होता है C4 प्लांट्स में क्या होता है, CO2 दे कैन स्टोर, सो दे कैन स्टोर, तो प्रोडक्टिविटी हाई बिकॉज दे डोंट परफॉर्म द फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं टेम्परेचर, लाइट, CO2 एंड टेम्परेचर, लाइट, CO2 और पानी आता है। अब पानी जो होता है एक सबस्ट्रेट होता है फोटोसिंथेसिस में, ये जो है डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली ज़रूर करता है। ये NCERT की ही लाइन है। जैसे कैसे इनडायरेक्टली कर रहा है दीदी बताइए। तो इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो भाई लीव्स में आ जाएंगी कर्ल्स, जैसे मेरे बालों में, ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे कर्ल्स।
फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, फिर वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो लाइट कम पड़ेगी, लाइट कम पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। अगर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टोमाटा हो जाएंगे क्लोज। अब कर लो तो CO2 अंदर आएगा ही नहीं। वाटर वेपर्स अंदर आएंगे नहीं। फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो यहाँ पे भी हमारी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली वाटर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। जैसे हमारे घर की बुआ, उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है मेरे पापा के डिसीजंस में, लेकिन इनडायरेक्ट रोल बराबर है। मैं कहाँ जाऊँगी, बराबर है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, हिंदी में समझा देती हूँ फटाफट से। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से वो फैक्टर डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस का रेट जो लिमिटेड होगा, जो लिमिटिंग अमाउंट में होगा, जो कि सब ऑप्टिमल लेवल पे होगा, वो जो है फोटोसिंथेसिस का रेट डिसाइड करेगा। जैसे कि मान लो कि तुम एक पेड़ उगा रहे हो, तुमने खूब बढ़िया पानी दिया उसको, खूब बढ़िया लाइट भी दी उसको, ठीक है। CO2 का भी कंसंट्रेशन तुमने खूब बढ़िया प्रोवाइड कर दिया, लेकिन तुम उसको टेम्परेचर देना ही भूल गए और तुमने बहुत कम टेम्परेचर दिया, तो क्या होगा भाई उसके साथ? कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर पे जाके डिपेंड हो जाएगा। दैट्स वाई अब इंडिविजुअली सबके बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, CO2 के बारे में, क्योंकि वाटर के बारे में हमने ऑलरेडी कर चुका है। सबसे पहले चाम ले लेते हैं। अब बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट में क्या होता है, लाइट जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, और दूसरा है ड्यूरेशन कैसा है, उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का रेट डिपेंड करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटेंसिटी। अगर लो इंटेंसिटी होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे ही हाई होगी तो कोई और लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, और वो हाई से भी और अधिक हो गई तो भाई फोटोसिंथेसिस ही रुक जाएगा, क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएंगे, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएंगी। दैट्स वाई। अब ये हो गई इंटेंसिटी की बात। अब बात करते हैं क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं विजिबल रीजन में जो आने वाली वेवलेंथ होती हैं 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक ही एक्टिव होती हैं, और रेड और ब्लू एरिया पे तो भाई दम के मजे से फोटोसिंथेसिस करते हैं ये सारे, और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ये ड्यूरेशन के ऊपर इनका रेट जो है डिपेंड नहीं करता है। लाइट का रेट ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे उनका 4 घंटे तुम प्रोवाइड करो, चाहे 8 घंटे तुम प्रोवाइड करो, उन्हें बनाना उतना ही होगा जितना वो चाहते हैं, ठीक है। रेट डिपेंड नहीं करता ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ठीक है। अब बात करते हैं लाइट जो होता है यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर होता ही नहीं है। इतना डिस्कशन करवा दिया और फिर कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर वो यूजुअली होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, क्यों नहीं होता है? ये आ सकता है सेशन रीजन में, क्यों नहीं है ये लिमिटिंग फैक्टर? क्योंकि जो सनलाइट से हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेज आ रही है उनमें से उसको कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। उसमें से सिर्फ प्लांट्स 10% ही यूज़ कर पा रहे हैं। दैट्स वाई। और दूसरा रीज़न है कि ऐसे प्लांट्स जो केव्स में बड़े होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में, जहाँ पे सनलाइट उनके पास पहुँच ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो भी फोटोसिंथेसिस कर ले रहे हैं। तो यानी कि लाइट का उनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता है, यानी लाइट इज़ नॉट यूजुअली अ लिमिटिंग फैक्टर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होता है ना यार, हमारा टेम्परेचर जो होता है यूजुअली डार्क रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, और हमने पढ़ा है कि एंजाइम तभी एक्टिव होता है जब वो अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होता है भाई। अगर वो कम पे होगा तो वो इनएक्टिव स्टेट में होगा, हम नहीं करेंगे काम तुम्हारा। और अगर तुमने उसको ज़्यादा दे दिया, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन होता है, तो वो सारा डीनेचर ही हो जाएगा कि लो
करवा लो आप काम, और ज़बरदस्ती करो हमारे साथ। ऐसे ही हैं हम, ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो काम ही नहीं करेंगे तुम्हारा, खुद भी मर जाएंगे, तो डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो टेम्परेचर डार्क रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम थे टेम्परेचर जो है डार्क रिएक्शन पे डिपेंड, टेम्परेचर डार्क रिएक्शन पे डिपेंड करता है क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। और C3 प्लांट्स जो होते हैं 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पर वर्क करते हैं। और जो हमारा C4 प्लांट्स होता है वो 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बताया था मैंने, C4 प्लांट्स जो होता है ट्रॉपिकल रीजन में एक्टिव होता है, एरिड रीजन में उसका काम होता है। दैट्स वाई। अब आता है CO2 का कंसनट्रेशन। CO2 का कंसनट्रेशन जो होता है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है CO2। और लाइट जो होता है यूजुअली लिमिटिंग फैक्टर ही नहीं होता, और CO2 हमारा लिमिटिंग फैक्टर होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है इसके साथ? क्योंकि भाई अल्टीमेट भाई सनलाइट ही है भाई, उसमें से सिर्फ हम 10% यूज़ करेंगे। घमंड है भाई प्लांट्स को भी। लेकिन जब बात आ जाती है हमारी CO2 की, तो नेचर कहते हैं भाई साहब हम तुम्हें CO2 देंगे ही नहीं। तो एटमॉस्फेयर में 0.03 से लेके 0.04% ऑफ CO2 कंसनट्रेशन ही प्रेजेंट रहती है। और इस पे प्लांट्स को अपना खाना बनाना पड़ता है। और अगर हम बढ़ा दें 0.05 तक, तो भाई मस्त प्लांट अपना बढ़िया काम करते हैं कि हाय 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 ढेर सारा मिल गया, हा 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 सब खा लूँगी। तो बस बढ़िया काम करते हैं अपना 0.05% पे। बट उससे ज़्यादा दे दिया तो भाई वो भी छोड़ देते हैं करना कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। जब हमसे भी कोई खूब प्रेम करने लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रेम करने लगता है तो भाई हमें लगता है पक्का इसका किसी और के साथ भी चल रहा है। क्या बोल रही हूँ भाई मैं, छोड़ो, पानी ने भी साथ छोड़ दिया, ख़त्म हो गया ये भी। अब एक और लाइन है NCERT की, अगर मैंने उसको लाइट की इंटेंसिटी कम रखी और खूब 0.05 कंसनट्रेशन CO2 का दे दिया है, तो क्या C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स काम करेंगे? जी नहीं, नहीं काम करेंगे, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी लो है ना, तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा नहीं करेगा। लेकिन जब हम लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़िया दे देंगे, CO2 का कंसनट्रेशन भी बढ़िया प्रोवाइड कर देंगे, तो दे आर बी लाइक यस ब्रो, अब करेंगे ना पार्टी, अब करेंगे फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस तब करते हैं जब सब कुछ इन्हें बढ़िया बढ़िया मिल जाए। अगर C3 प्लांट्स की बात करें तो वो जो होते हैं उनके अंदर CO2 नहीं है, तो वो जो होते हैं उन्हें ज़्यादा CO2 का कंसनट्रेशन चाहिए होता है, जैसे कि 450 ml पर लीटर चाहिए होता है फॉर देयर एक्टिवेशन, फॉर देयर वर्किंग। वहीं हमारे C4 प्लांट्स बेचारे शरीर अंदर भी स्टोर करके रखते हैं CO2, तो 360 में ही काम कर लेते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें CO2 बहुत ज़्यादा चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपना बायोमास इंक्रीज़ करने के लिए। वो होते हैं हमारे बेल पेपर, बेल पेपर नॉट अ ब्लैक पेपर, याद रखना। और होता है हमारा टोमेटो। ये जो होते हैं इन्हें चाहिए होता है बहुत 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 ज़्यादा CO2 का कंसनट्रेशन फॉर देयर प्रोडक्टिविटी एंड फॉर टू इंक्रीज देयर बायोमास। यहीं पर हमारे इस चैप्टर की समाप्ति होती है, और अगला चैप्टर होगा प्लांट ग्रोथ एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट।